करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। बोल रहा है कि क्या संख्याओं की सूची जो दे रखी है का कोई पद 301 है, और है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब हमको जो एपी दे रखा है, एपी वो दे रखा है आपका 5, 11, 23 और ऐसे आगे। इसमें हमसे ये बोल रहा है कि 301 कोई पद है क्या, अगर है तो वो पद बताइए, और नहीं है तो वो भी बताइए, ठीक है। चलिए अगर हम इसमें प्रथम पद यानी ए की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी है 5। डी की बात करें, ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सर्वांतर। सर्वांतर में इससे इसको घटाएंगे, 11 - 5 करेंगे तो आएगा 6। तो प्रथम पद 5 है और सर्वांतर 6 है। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि 301 है कि नहीं है। मान लेते हैं कि जो nth टर्म है यानी कि nवां पद है वो 301 है, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू हमें बतानी है, n की वैल्यू हमें बतानी है। लेकिन nवां पद 301 है, लेकिन वो nवां पद है कौन सा, nवां पद कौन से नंबर पे है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें बतानी है और हमें ये देखना है कि 301 इसमें आएगा भी कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू दे रखी है 301, तो 301 बराबर ए की वैल्यू आपकी दे रखी है 5, तो 5 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू आपको दे रखी है, डी की वैल्यू कितनी है 6, तो ये 6 दे रखा है, ठीक है। इसको ज़रा इधर लाइए, तो 301 में से आप 5 घटाएंगे, इधर बचेगा 6, अरे गुणा करेंगे तो 6n - 1 ये बचेगा। जब इसमें इसको घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 96 बराबर 6n - 1 ये बनेगा। अब n-1 ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 96/6, ठीक है। अब ये देखिए काटेंगे तो 16 बार जाएगा, 16 छके 96 यानी कि 16। तो n बराबर n-1 बराबर क्या दे रखा है 16, तो n बराबर आ जाएगा 16 + 1 यानी कि ये 17 आ जाएगा। यानी कि जो nवां पद है, जो 301 है, वो 17वें नंबर पे आएगा, यानी कि 17वां पद जो होगा वो 301 होगा, ठीक है। हाँ जी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें, 11 के बाद 17 दे रखा है ये, हाँ जी अब ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और हमसे पूछा था यहाँ पे कि कोई पद 301 है तो क्यों है। अब क्यों का क्या मतलब है, हम ये कहेंगे इसलिए है क्योंकि ये पूर्णांक है, क्योंकि 17 एक पूर्णांक है। अगर 17 पूर्णांक नहीं होता, यानी कि 17 इंटीजर नहीं होता, तो हम कहते कि 301 इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा। लेकिन 17 एक पूर्णांक यानी कि n की जो वैल्यू निकल के आई है वो एक पूर्णांक है, इसीलिए कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। चलिए जी 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। चलिए समझिए, अपने को 7वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। सबसे पहली बात है कि 2 अंक वाला पूछा है। 2 अंक की शुरुआत कहाँ से होती है 10 से, तो 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे 99 तक। 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से 99 तक होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखना है कि 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 3 से ना 10 कटेगा ना 11 कटेगा, 3 से पहला कटेगा 12।
3 से 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 3 से 15 कटेगा, 3 से 16 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से 18 कटेगा, और 3 से आगे चलेंगे तो 99 भी आपका कटेगा। ठीक है, यानी कि 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की जो संख्याएं होंगी वो 12, 15, 18 और ऐसे करते 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 99। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं, मतलब 12 से 99 तक कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, इस एपी में कितनी संख्याएं हैं, हम कहने का मतलब यही है। तो देखिए, अगर हम प्रथम पद यानी ए की बात करें तो 12 है, सर्वांतर की बात करें तो 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12 कितना होगा, 3 है। अगर हम एन की बात करें यानी कि nth टर्म nवां पद, तो nवां पद हम मानेंगे क्या है, 99, लेकिन वो n की वैल्यू क्या है, ये कितने नंबर पे है, हमसे वही पूछा गया है, n की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये आएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ए एन के बराबर, nवां पद। a की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, तो फिर यहाँ रखेंगे हम n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या दे रखी है, तो 3 है, तो d की वैल्यू 3 बराबर an, और an की वैल्यू कितनी है, 99, तो ये रहा आपका 99। ठीक है, 12 को इधर भेजिए तो इधर बचेगा 3n माइनस 1 बराबर 99 माइनस 12, ऐसा करेंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अब देखिए जब घटाएंगे आप तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ये बचा है। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 87/3, क्योंकि गुणा में इधर जाएगा तो भाग, तो 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, ये आएगा, यानी n माइनस 1 बराबर 29 होगा, तो n बराबर आएगा 29 प्लस 1 बराबर 30, यानी कि इसमें 12 से लेके 99 यानी कि 10 से लेके 99 तक में 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की संख्या 30 होगी। कितने 3 से विभाज्य होंगे, 30। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। हाँ जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं अब 8वें नंबर के क्वेश्चन की। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा समझिए। बोल रहा है कि एक एपी है जो 10, 7, 4 से लेके -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करिए। अंतिम से 11वां पद ज्ञात करिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए, अपने को एपी दे रखी है 10, 7, 4 और ऐसे करते 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 आपका लास्ट जो पद है -62 है। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि आप लास्ट से यानी कि इधर से 11वां पद क्या होगा वो आप हमें बताइए। ठीक है, तो पीछे से 11वां पद बता रहा है, तो हम क्या करें ना, इसमें मेथड फर्स्ट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। पहला, तो जब लास्ट से पूछा है तो आप इसको ऐसे कर दो, तो शुरू से 11वां पद आपको बताना है। अगर आप इसे पलट देते हैं तो शुरू से आपको 11वां पद बताना होगा। आप खुद समझ के देखिए कि मान लीजिए कि अगर हम पहले 62 लिख दें और फिर आगे धीरे धीरे करते करते 4, 7 और 10 ऐसे कर दें, तो पहला पद ये हो जाएगा और आखिरी पद 10 हो जाएगा, ऐसा होगा। तो अब फिर कैसे निकालेंगे 11वां पद, तो 11वां पद निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब वो समझिए। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से समझें
पलट दिए हैं, तो पहला पद क्या होगा, -62। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू कितने नंबर हैं इसमें कितने नंबर हैं, अब डायरेक्टली कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमसे पूछा है 11वां पद, 11वां पद का मतलब n की वैल्यू 11 दे रखी है। ठीक है, अगर हम d की बात करें तो d क्या होगा, इधर से मत देखिए, इधर से ही देख लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो हम 7 में से 4 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 3। आप समझ जाइए ना कि कोई ज़रूरी थोड़े है कि समांतर जो सर्वांतर है वो शुरू से ज्ञात करना है। अरे आप अंतिम या कहीं से ज्ञात कर लीजिए, सर्वांतर तो वही होगा। ठीक है, अब हमसे 11वां पद पूछा है, 11वां पद का मतलब A11 के बारे में। अब जरा फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला रखेंगे तो A11 बराबर A प्लस n माइनस n के जगह क्या रखेंगे 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी। A11 हमसे पूछा गया है, तो A11 बराबर A क्या दे रखा है -62, तो -62 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 गुणे D की वैल्यू कितनी है 3 है, ऐसा है। तो A11 बराबर आ जाएगा -62 प्लस 30, घटाएंगे तो आएगा -32। ठीक है, घटाएंगे तो क्या आएगा -32 आएगा। आप बात को समझिए, ये हो गया। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले मेथड से, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। जरा अब हमारा दूसरा मेथड समझिए, यानी हम बात कर रहे हैं M2 की, सेकेंड मेथड की। अगर आप इसी को AP मान लें तो पहला पद यानी A की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। अगर हम सर्वांतर की बात करें तो 7 में यानी कि D की आप घटाएंगे 7 में से 10, 7 माइनस 10 बराबर आपका आएगा -3, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, तो सर्वांतर आ गया -3 और प्रथम पद ये आ गया। लेकिन अगर हम लास्ट पद की बात करें यानी AN की बात करें तो -62 दे रखा है, लेकिन अपने को ये नहीं पता इसमें टोटल पद कितने हैं, टोटल पद कितने हैं ये अपने को पता नहीं है, यानी कि n की वैल्यू हमको बतानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर AN, यही होगा। A की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस n तो अपने को पता नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू आपको दे रखी है -3 बराबर AN की वैल्यू -62 है, तो यहाँ पर रखेंगे -62। जरा आप आगे सॉल्व करिए। हाँ जी, चलिए देखिए, अब क्या करेंगे आप 10 को इधर लेके आइए, और इसका 3 का माइनस और प्लस क्या होगा -3n माइनस 1 बराबर -62, ये प्लस में इधर जाएगा तो -10, यानी आ जाएगा -72, तो -3n माइनस 1 बराबर ये, तो n माइनस 1 बराबर आएगा -72 बटे में -3। जब काटेंगे इसको तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक को 12, ये आएगा। यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 24, तो n बराबर आ गया 24 प्लस 1 बराबर आ गया 25, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई है 25 आ गई है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका मतलब कि इसमें टोटल जो पद है वो 25 है। अब आगे की कहानी आप समझिएगा, इधर से हम बताना चाहते हैं 11वां पद, इधर से हम बताना चाहते हैं 11वां पद, तो फिर 11वां पद अगर उधर से है तो इधर से चौथा पद है, अपने को ये देखना है। ठीक है, चलिए समझिए, यहाँ से अपने को बताना है कि इधर से 11वां पद क्या होगा। तो टोटल 25 अगर है पद, तो -11 घटा देंगे तो बचेगा 14, क्या बचेगा 14। तो इधर से जो 11वां होगा, इधर से 14 नहीं होगा 15 होगा। समझिए, जैसे आप ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कर लीजिए। हम आपसे पूछ देना कि इधर से चौथा पद बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं 11।
हमें पीछे से चौथा बताना है। चौथा का मतलब 1 2 3 4, हमें ये बताना है। अब समझिए, तो अगर हम बात करें कि इधर से कौन सा पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअल में आप निकालते ना, तो देखो 1 2 3 4, इधर से कर देते 4, तो बचता कितना 7। लेकिन आपको इधर से चौथा पद जो होगा वो 7 नहीं होगा, 7 तो यहीं ख़त्म हो जाता है, ये हमारा 8वां होगा। मतलब उसमें +1 जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 8। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इतना आसान नहीं है, मतलब अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो आप ये क्वेश्चन गलत करेंगे। तो इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब कि इधर से जो 11वां होगा, इधर से वो 15वां होगा, 14 नहीं होगा। ये 14 + 1 यानी कितना आएगा 15, 15वां पद होगा। तो इधर से अब हम 15वां पद आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए ना, इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। चलिए अब इधर से 15वां पद बताना है, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। d की बात करें तो 7 - 10 बराबर -3। अब हमें बताना है n की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। अब हमें बताना कौन सा पद है 15वां पद। 15वां पद क्या होगा, फॉर्मूला रखिए a15 बराबर a + 15 - 1 इंटू डी, यही आएगा। a की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस 15 में से ये 14 गुणे, ये आपका आएगा d की वैल्यू है -3। तो ये लिखेंगे 10 माइनस और प्लस माइनस 14 या 42। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा -32। और इसके पहले आपने जो दूसरा पहला मेथड देखा था वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी आप इस मेथड को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, जो भी आपको आसान लगेगा आप उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए जी, हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, हमसे ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 1000 रुपये की एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें जो ब्याज है वो 8% है और आपके पास जो धनराशि दी गई है वो 1000 रुपये है, ठीक है। तो अब समझिएगा, आपके पास जो धनराशि उसको बोलते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो अगर हम बात करें कि आपके पास मूलधन कितना है, तो मूलधन आपको दे रखा है 1000 रुपये, ठीक है। इतना रुपए आपके पास है। जो आपको ब्याज मिलता है, जो ब्याज की दर है, जो आपको दर दे रखी है वो मिलेगा 8%। मतलब हर साल 8% के हिसाब से आपको उसका ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम साधारण समय की बात नहीं कर, समय ये बोल रहा है कि 30 वर्ष बाद बताना है, ठीक है, कि 30 वर्ष के अंत में आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है, जैसे ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, बटे में क्या होता है 100, ये होता है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि पहले साल के ब्याज की बात करें, पहले साल के अंत में
मतलब हमने समय कितना दिया है, कितने साल बैंक में रखा। अरे हमारे पास पैसा था, हम ले जाके बैंक में रख दिए, तो 1 साल पूरा हो जाएगा तब तो ब्याज मिलेगा ना। तो हम बात करते हैं कि समय क्या है, 1 साल। तो जो साधारण ब्याज है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, और ये फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है, पहले साल की। तो मूलधन कितना है, 1,000, तो मूलधन 1,000 है। दर कितना है, 8%, तो 8 लिखते हैं। समय कितना है, 1 साल, 1 साल बटे में 100, ठीक है, ये काटेंगे तो ये कटेगा, 10 बटे कितना आएगा, 80। पहले साल का जो साधारण ब्याज आपको मिलेगा पहले साल के अंत में, वो 80 रुपये मिलेगा। अब हम दूसरे साल चलते हैं, तो देखिए हर साल जो साधारण ब्याज मिलेगा वो आपको इसी पे मिलेगा, जोड़ के नहीं मिलेगा कि अब 1,080 हो गया, अब उस पे नहीं, साधारण ब्याज इसी पे मिलेगा जितना आपने जमा किया है। अब हम बोलेंगे कि दूसरे साल के अंत में जो साधारण ब्याज होगा दूसरे साल के अंत में वो कितना मिलेगा, तो 1,000 गुणे दर कितना है, 8%, समय कितना, 2 बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, दहाँ पे कितना होगा, 160 रुपया ये होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे साल के अंत में, यानी कि हम तीसरे साल के अंत में बात करते हैं ये, तो 1,000 गुणे 8 गुणे 2 बटे में 100 ये आएगा, ये गया। 8 दूनी सॉरी तीसरे साल के अंत में 3, 8 तरीके 24, 24 का 10 में गुणा करेंगे तो 240 रुपया, ठीक है। चलिए आगे अपन नहीं बढ़ाते हैं, आगे ऐसे ही चलेगा। अब हमें ये देखना है एपी है क्या, तो पहला पद 80 है, दूसरा आपका 160 है, दूसरा आपका 160 आया है, तीसरा आपका 240 आया है, ऐसे ही आया है, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब इनका इनका अंतर है, 160 में से 80 घटाएंगे तो 160 में से जब 80 घटाएंगे तो आपको बचेगा आपके पास 80, ठीक है। यहाँ से देखिए 240 में से 60 घटाएंगे 160, तो 240 में से 160 घटाएंगे तब भी बचेगा 80। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो सर्वांतर है, यानी कि अंतर है, अंतर क्या है, सेम है, 80 और 80। इसका मतलब ये एक एपी बनाएगा, मतलब ये एक समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि तो 30वां पद बताइए, आप 30 साल के अंत में आपको कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है, ये बताइए, लेकिन इस मेथड से बताइए। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको इस मेथड से बताना है, मतलब एपी के थ्रू बताना है। आप यहाँ से समझिए ए की वैल्यू, यानी प्रथम पद कितना है, 80। अगर हम सर्वांतर की बात करें तो इनके बीच का अंतर कितना है, 80, ये दे रखा है। और अगर समय की बात करें तो बोल रहा है कि 30 साल हम आपको देते हैं, तो एन की वैल्यू 30 है, और इसीलिए हमसे बोल रहा है कि ए 30 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। तो ए 30 बराबर आ जाएगा ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 30 बराबर आएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 80, प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 यानी 29 बचेगा, और डी की वैल्यू कितनी है, 80। यहाँ से हम रखेंगे 80 प्लस ये 0, 8 9 72 को 2 हासिल 7, 8 दूनी 16 और 16 और 7 23, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2400 आएगा, यानी कि 30 साल के अंत में, 30 साल के अंत में आप अगर 1,000 रुपये बैंक में जमा किए थे तो आपको उसका ब्याज 2400 रुपये मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन इतना ये भी टफ नहीं है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल का जो लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर वो देखेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर इतने एग्जाम्पल्स आप कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान होगा। हाँ जी, चलिए
अब हम 10th नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या बोल रखा है। बोल रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। पहली पंक्ति में की बात कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंत पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ठीक है, 23, 21, 19। हाँ समझिए, यहाँ पे अपने को ये बोल रहा है कि जो पहली क्यारी है, पहली क्यारी में 23 गुलाब के पौधे हैं। जो हमारी दूसरी क्यारी बन रही है उसमें 21 हैं। जो तीसरी क्यारी बन रही है उसमें 19 हैं। इसी तरह करते करते जब हमारा खेत ख़त्म होता है तो जो लास्ट क्यारी बचती है उसके अंदर 5 गुलाब के पौधे हैं। 5 गुलाब के पौधे हैं, 5 गुलाब के। तो हमसे ये बोल रहा है कि जो क्यारी बनेगी ना, उन क्यारियों की संख्या बताइए कि कितनी क्यारियां हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि ये एक एपी बना रहा है कि नहीं। तो पहला आप देखिए 23 है, दूसरा क्यारी 21, तीसरे क्यारी में 19 और जो लास्ट क्यारी है उसमें 5 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, हमें क्यारियों की संख्या बतानी है। अगर हम ए की बात करें तो 23 है। अगर हम डी की बात करें 21 माइनस 23 तो 21 माइनस 23 और ये आ जाएगा -2। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि एन की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्यारियों की संख्या कितनी होगी। और अगर ए एन की बात करें यानी कि आखिरी पद, तो आखिरी पद आपका 5 दे रखा है। आखिरी पद क्या है? 5 है। तो अब हमसे आखिरी पद यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका ये होगा ए एन। और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। आप ना क्या करो कि इसको इधर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो। ए की वैल्यू कितनी है? 23 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2 बराबर ए एन की वैल्यू कितनी है? 5 है, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका आ गया अच्छा इसको ना इधर भेज दो आप। तो जब इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस और प्लस क्या बन जाएगा? -2n-1 ये बनेगा बराबर 5। ये प्लस है तो इधर जाएगा तो -23 बचेगा -18। ठीक है, तो -2n-1 बराबर आ गया 18। तो n-1 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से -18 बटे में -2। तो ये आ जाएगा 2 9 18 यानी कि आ गया 9। यानी कि n-1 बराबर आ गया 9। तो n बराबर आ जाएगा 9 प्लस 1, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और ये आ जाएगा आपका 10। यानी कि टोटल उस खेत में क्यारियों की जो संख्या दे रखी है वो 10 है। क्यारियों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज का होगा। तो चलिए अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू।